आपका अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उदाहरण नंबर 15 और उदाहरण नंबर 16 सीखेंगे। दोनों ही उदाहरण एकदम आसान है। और आज के इस वीडियो में हम नया टॉपिक सीखेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, निश्चयकांक। तो टॉपिक को ज्यादा मैं हार्ड नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है एकदम आसान है, आपने पहले से ही चैप्टर नंबर 2 में सीख लिया है। तो जब हम वीडियो शुरू करेंगे तब भी वीडियो के बीच में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। बड़े सवालों में इसका टॉपिक नहीं पूछा जाता, इसके लिए मैंने उदाहरण नंबर 13 और 14 नहीं किया, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट उदाहरण नंबर 15 में इसका टॉपिक बताऊंगा। थोड़ा सा खाली आपको वीडियो में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 15 आप स्क्रीन पे देख सकते हो। लिखा है, पिता की ऊंचाई सेंटीमीटर एवं वयस्क पुत्र की ऊंचाई सेंटीमीटर, बीच का संबंध जानने के लिए प्रयोग में एक निर्देश में 6 पिता पुत्र के युग्मों का चयन किया जाता है, जिस पर से परिणाम निम्नानुसार है। तो हमें जो दिया गया, सबसे पहले मैं वो लिखता हूँ, ठीक है। उदाहरण 15। सबसे पहले हमें दिया गया सिग्मा एक्स 1020, उसके बाद दिया सिग्मा वाई 990। अब ब्रैकेट में लिखा है सिग्मा के एक्स माइनस 170 का वर्ग, ठीक है। थोड़ी इन्फॉर्मेशन अलग से दी गई है, 60 दिया गया है। और नेक्स्ट हमें दिया गया सिग्मा वाई माइनस 165 का वर्ग 105, ठीक है। और लास्ट में दिया गया सिग्मा एक्स माइनस 170 और वाई माइनस 165 बराबर 45, ठीक है। इस प्रकार से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है किस सूत्र से हल होगी, ठीक है। आगे सवाल में लिखा हुआ है, इस सूचना से वयस्क पुत्र की ऊंचाई y का पिता की ऊंचाई x के प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि y का x के प्रति नियत संबंध रेखा हमें प्राप्त करनी है। और आगे लिखा है, तथा नियत संबंध मॉडल के विश्वसनीयता की जांच कीजिए। तो जो विश्वसनीयता की जांच है वो हमें निश्चयतांक के ऊपर से ही मिलेगी, ठीक है। तो वो पॉइंट अलग है, जब हम करेंगे तब आपको बताएंगे। फिलहाल हमें क्या ज्ञात करनी है, y का x के प्रति नियत संबंध रेखा। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, ये जो दिया गया है 170 और 165, ये क्या एक्स बार और वाई बार है। इसको चेक करने के लिए आपको दिया गया सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, ठीक है। यदि आप इसको एन से भाग दोगे तब आपको पता चल जाएगा ये एक्स बार दिया है और ये वाई बार दिया, ठीक है। आप पहले आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ एक्स बार। हमें यहाँ पर एन के बारे में सूचना दी गई 6 पिता पुत्र, तो यहाँ पे मैं एन बराबर लिख देता हूँ 6। कितना दिया गया है, सिग्मा एक्स बट्टे में एन, पहले फॉर्मूला लिख दिया मैंने, 1020 बट्टे में 6। तो जब आप भाग दोगे इसको तो यहाँ पर आएगा 170, ठीक है। और यहाँ पर वाई बार सिग्मा वाई बट्टे में एन कितना दिया गया, 990 बट्टे में 6। तो जब आप इसको भाग दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 165। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, ये जो हमें 170 दिया गया ये एक्स बार है और ये जो 165 दिया गया ये वाई बार है, ठीक है। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपको देखकर तो पता चली गया होगा, फिर भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। एक्स माइनस 170, ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स बार, और यहाँ पे लिख सकता हूँ 60। और ये क्या दिया हमें, वर्ग दिया था, ठीक है। पहले मैंने इसको लिख दिया, इसका मतलब एक्स माइनस एक्स बार का क्या दिया हमें, ये वर्ग दिया है। तो पहली जानकारी हमें मिली। दूसरा क्या दिया गया है, सिग्मा वाई माइनस 165 का स्क्वायर हमें दिया गया है 105। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिग्मा वाई माइनस वाई बार, क्योंकि 165 किसका है, वाई बार का है। स्क्वायर हमें दिया गया 105, ठीक है। तो ये हमें दिया गया है सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, और ये हमें दिया गया सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो लास्ट में हम बोल सकते हैं कि ये दिया गया है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार का गुणाकार कितना, 45। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर हमें बी का सूत्र लगाना है, एक्स माइनस एक्स बार वाला, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले रेखा ज्ञात करने के लिए हमें बी ज्ञात करना रहेगा। बी का सूत्र यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रहेगा, बी वाई एक्स सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बट्टे में केवल एक्स के लिए, ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इस प्रकार से कुछ बी का सूत्र रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बी ज्ञात करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, तो हमें ये दिया गया है कितना, 45 बट्टे में केवल एक्स के लिए, तो कितना आया था हमारे पास, 60। तो बस केवल आपको भाग देना है, तो आपको बी का मान मिल जाएगा यहाँ पर 0.75।
तो बी हमारे पास आ गया है। क्या ज्ञात करेंगे अब? ए वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो वाई बार हमने यहाँ पर निकाल के चेक कर लिया था, कितना है 165, माइनस बी का मान आया 0.75 और एक्स बार का मान है 170। तो बस गुणा करना है आपको दोनों का, तो यहाँ पर आ जाएगा 127.5। ठीक है, इसमें से आपको इसको माइनस कर देना है, तो ए का मान आपको मिलेगा 37.5। तो ए भी हमारे पास आ गया और बी भी हमारे पास आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? वाई का एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा। ठीक है, वाई के बराबर ए प्लस बी एक्स। ए का मान आया हमारे पास 37.5 प्लस बी का मान आपके पास है 0.75 और एक्स। तो रेखा हमने प्राप्त कर ली है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो रेखा हमारे पास आ गई है। यहाँ तक तो आपको सवाल पहले से आता है। जो हमारा नया पॉइंट था, ठीक है, सवाल के अंदर क्या था? निश्चयतांक, तो हमको सीखना है। अब यहाँ पर निश्चयतांक क्या है? हमने यहाँ पर जो मान निकाला होता है, ठीक है, वाई कैप का, आपको इसको जांच करना पड़ता है कि जो आपने ये मान निकाला है वो आपके लिए विश्वसनीय है या नहीं। मतलब अगर आप इसको कहीं प्रयोग करोगे तो आपके लिए ये काम में रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी जांच करने के लिए हमें निश्चयतांक का प्रयोग करना रहता है। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं आर स्क्वायर से। हमें क्या ज्ञात करना रहता है? आर स्क्वायर। तो हम इस आर को कैपिटल में लिखते हैं, बट इस आर का मतलब स्मॉल आर से ही होता है। ठीक है, और आर का मान तो आपने पहले से ज्ञात करना आता है। ठीक है, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में सीखा था वही आर का मान, बस केवल उसका क्या निकालना रहता है? स्क्वायर निकालना रहता है। ठीक है, वही हमारा क्या बन जाता है? निश्चयतांक बन जाता है। बट चैप्टर नंबर 2 में केवल हम आर ज्ञात करते थे, यहाँ पर हमें आर का वर्ग निकालना है। इसका मतलब दो तरीके हैं आपके पास आर का वर्ग निकालने के लिए। या तो पहले से जो भी आर का सूत्र होता है, यूवी वाला, एक्स वाई वाला, या कोई भी सूत्र, ठीक है, जो भी आपको सवाल के अकॉर्डिंग सही लगता है, आप उसका होल स्क्वायर कर लीजिए, या आप लास्ट में जो भी आपका आर का मान आता है आप उसका वर्ग निकाल दोगे, तब भी आपको आर का वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको सवाल में आगे बता रहा हूँ किस प्रकार से निकालना है। अब यहाँ पर विश्वसनीयता की जांच कैसे होती है, ठीक है, वो देख लेते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास आर का स्क्वायर आ जाता है, यदि वो जीरो के समीप है, ठीक है, यदि वो जीरो के बहुत ही पास है, इसका मतलब हमने जो ये मान निकाला है वाई कैप का, ये हमारे लिए विश्वसनीय नहीं है, इसका मतलब हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, यदि आर स्क्वायर का मान एक के समीप है, यानी एक के बहुत ही करीब है, इसका मतलब हमने जो वाई कैप का मान निकाला ये हमारे लिए एकदम सही है, परफेक्ट है। ठीक है, यानी हमारे लिए ये विश्वसनीय है। तो ज्यादा मैं आपके लिए हार्ड नहीं बनाऊंगा, केवल आपको इतना याद रखना है, जब भी सवाल में आपके लिखा गया है कि नियत संबंध मॉडल की विश्वसनीयता जांच कीजिए, इसका मतलब जो भी हम रेखा ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो यदि आपको उसको ज्ञात करना है तो आपको सबसे पहले कैपिटल आर का स्क्वायर, इसका मतलब आपको स्मॉल आर का स्क्वायर ही ज्ञात करना है। ठीक है, वो खाली इसको डिनोट करते हैं हम इसको कैपिटल आर के स्क्वायर से। ठीक है, और विश्वसनीयता की जांच कैसे होगी? यदि वो जीरो के ज्यादा समीप है तो वो हमारे लिए विश्वसनीय नहीं है, यदि वो एक के ज्यादा करीब है तो हमारे लिए वो क्या कहलाएगी? विश्वसनीय कहलाएगी। ठीक है, इसका मतलब हमने जो भी वाई कैप निकाला वो हमारे लिए एकदम परफेक्ट है, सही है। तो चलिए अब हम नियत संबंध मॉडल की विश्वसनीयता की जांच करते हैं। इसका मतलब हम निश्चयतांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, अब हम नियत संबंध मॉडल की विश्वसनीयता की जांच करेंगे। ठीक है, जांच करेंगे। अगर आप अपने एग्जाम में भी ऐसा लिख देते हो थ्योरिकल तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे कहीं पर भी। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? कैपिटल आर स्क्वायर, निश्चयतांक ज्ञात करना है। ठीक है, जिसे हम स्मॉल आर में ही लिखेंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर सूत्र कौन सा लगाया था? एक्स माइनस एक्स बार वाला। बट आर के लिए सूत्र कौन सा होता है आपको पता होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। ठीक है, बट्टे में वर्गमूल में था, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 में वर्गमूल में था और दोनों के लिए था, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो पहले आप इसका वर्गमूल लगा दो पूरे सूत्र के ऊपर, या दूसरा, जब आपके पास आर का मान आ जाता है, मान लीजिए आर बराबर यहाँ पर 0.8 आ जाता है, ठीक है, तो लास्ट में आप 0.8 का वर्ग निकाल दीजिए। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है
किसी भी प्रकार से आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। सबसे आसान क्या होता है, सबसे पहले आप आर का मान ज्ञात कर लो, जो भी आपके पास आंसर आया उसका आप वर्ग निकाल दो, तो बस वही बात हो जाती है आपके पास, तो आर का स्क्वायर आ ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम विश्वसनीयता जांच करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हमें सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार कितना दिया था, 45, ठीक है। और वर्गमूल में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर हमें दिया गया 60 और वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर दिया हमें 105, ठीक है। और इस पूरे पे हम क्या चढ़ाएंगे, वर्गमूल। अब आपको ये पता होगा जब हमें वर्गमूल को कोष्टक के अंदर लाना है तो इस वर्ग से ये वर्गमूल कट जाएगा और यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, वर्ग चढ़ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ 45 का वर्ग, ठीक है। और इस वर्ग से ये वर्गमूल दोनों कट गए, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 60 गुणाकार में 105। इस प्रकार से भी हम कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पता होगा, जब आप कोष्टक को हटाओगे तो इस वर्ग से वर्गमूल दोनों कट जाएंगे और इस संख्या पे कुछ भी नहीं है तो इस संख्या पे वर्ग चढ़ जाएगा, ठीक है। अब आपको 45 का वर्ग निकालना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2025, इन दोनों का गुणाकार कर देना है, तो यहाँ पर आएगा 6300। तो अब क्या करना है, आपको इन दोनों का भाग दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 0.3214। तो इस प्रकार से आप इसको 0.32 पे लिख सकते हैं और ये आ गया हमारे पास आर का स्क्वायर, ठीक है। आर वर्ग आ गया हमारे पास। अब आप देख सकते हो ये जो मान है ये किसके ज्यादा समीप है, 0 के ज्यादा समीप है या 1 के ज्यादा समीप। आपको पता होगा संख्या रेखा पर 0.5 से जो छोटा होता है, ठीक है, वो 0 के ज्यादा समीप होता है और जो 0.5 से बड़ा होता है वो 1 के ज्यादा करीब होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मान कितना आया है, 0.32 आया है। इसका मतलब ये जो मान है ये हमारे लिए विश्वसनीय नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ यहाँ आर स्क्वायर का मान 0 के समीप होने से नियत संबंध मॉडल विश्वसनीय नहीं है, ठीक है। बस इतना ही है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। जब आपको निश्चयतांक बोला गया हो तब केवल आपको आर ज्ञात करना है। मैं तो आपको बोलता हूँ सबसे पहले आप आर ज्ञात कर लीजिए, जैसे आपके पास आर का मान आ जाता है आप डायरेक्ट उसका वर्ग कर दीजिए, तो आपको निश्चयतांक यानी कैपिटल आर का वर्ग मिल जाता है, ठीक है। बट मैंने आपको पहले ही सूत्र के अंदर स्क्वायर लगा के बता दिया था, तो हमें डायरेक्ट क्या मिला, आर स्क्वायर मिल गया था, ठीक है। जो कि 0 से ज्यादा समीप है, इसलिए हमारे लिए विश्वसनीय नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम उदाहरण नंबर 16 को देख लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 16 में हमें दो इन्फॉर्मेशन दी गई है। पहले में लिखा है यदि y का x के प्रति नियत संबंध रेखा y के बराबर 12 माइनस 1.5 x हो तथा x का माध्य में दिया गया 6, माध्य को हम क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं, ठीक है, हो तो y का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमें दिया क्या गया है, y के बराबर 12 माइनस 1.5 x और हमें यहाँ पर दिया गया x बार, ठीक है, क्योंकि माध्य लिखा है ना, वो हमें दिया गया 6 और हमें क्या निकालना है, y बार ज्ञात करना है। अब आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो x होता है वही हमारा x बार भी होता है, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, x बराबर x बार। तो अभी तक हम क्या करते थे, जो हमारा पास समीकरण होता था उसके अंदर हम x का मान रखते थे, बट जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा जो x बार होता है वही हमारा x भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें x बार का मान दिया गया है इसे हम x की जगह पे रख सकते हैं, तो जो भी हमारे पास y कैप आएगा, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, y बार भी होगा, ठीक है। तो सिंपली ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं इसके अंदर। सबसे पहले मैं x की जगह पर x बार का मान रख देता हूँ, ठीक है, और इस समीकरण को हल करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस 1.5 और x की जगह पे रखेंगे x बार का मान 6। हल करते हैं पहले इसको, क्या करेंगे, दोनों का गुणाकार करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। तो यहाँ पर 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा y कैप का आंसर 3, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने यहाँ पर x की जगह पे x बार का मान रखा है तो हमें y कैप मिला है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ y कैप बराबर 3 है तो y बार बराबर 3 रहेगा, ठीक है। तो कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है इसके अंदर। अगर आपके पास y कैप आ गया है 3, ठीक है, तो यही 3 हमारा क्या बनेगा, y बार भी बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने x की जगह पे किसका मान रखा था,
एक्स बार का, तो हमारे पास जो भी वाई कैप आया है वो हमारा क्या बन जाएगा, वाई बार बन जाएगा। ठीक है, तो वाई के बराबर 3 था, तो वाई बार भी कितना रहेगा हमारा 3। तो इस प्रकार से हमारे पास वाई बार आया है 3। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो वाई कैप बराबर वाई बार बराबर 3। ठीक है, तो ये वाला सवाल हमारा पूरा हो गया। चलिए इसका दूसरा देख लेते हैं, वो भी एकदम आसान है। दूसरे में फिर से हमें एक समीकरण दिया गया है, वाई के बराबर 11.5 प्लस 0.65 एक्स, और हमें यहाँ पर दिया गया है वाई बार का मान। ठीक है, वाई बार का मान दिया गया 18 और बोला है कि एक्स बार का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर वाई के बराबर हमने क्या माना था, वाई बार। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारे पास एक्स का मान आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्स बार का मान कहलाएगा। ठीक है, तो आपको इसको अच्छी तरह याद करना है। वाई बार का मान दिया गया है, ठीक है, कितना दिया गया सवाल में, 18, उसे हम मानेंगे वाई कैप का मान, और वाई कैप की जगह पे रखेंगे, और जो भी हमारे पास एक्स का मान आएगा उसे हम मानेंगे एक्स बार। ठीक है, तो चलिए इसको भी हल करते हैं। वाई कैप फिलहाल सवाल में नहीं दिया, बट इसको हमने माना है वाई बार। कितना दिया गया है, 18, तो 18 बराबर 11.5 प्लस 0.65 एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 11.5 है वो प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 11.5, और यहाँ पे लिख देंगे 0.5 एक्स। ठीक है, माइनस करेंगे इनमें से तो यहाँ पर आ जाएगा 6.5। ठीक है, बराबर 0.65 एक्स। अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पर गुणाकार में है। ठीक है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 6.5 बट्टे में 0.65 बराबर में लिख देंगे एक्स। तो जब आप भाग दोगे तो यहाँ पर एक्स का मान आएगा हमारे पास 10। तो एक्स बराबर हमारे पास यहाँ पर आ गया 10। और अभी मैंने आपको बताया अगर आपके पास एक्स आ जाता है तो उसे हम क्या मानेंगे, एक्स बार ही मानेंगे। ठीक है, तो एक्स बराबर एक्स बार बराबर कितना आ गया हमारे पास, 10। तो बस क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पूरा हो गया। सिंपल ही था, खाली आपको थोड़ा सवाल घुमा कर दिया गया है। ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ, बट आपको ये याद रखना है जो हमारा एक्स बार होता है, ठीक है, वही हमारा एक्स का मूल्य भी होता है, और जो हमारा वाई बार होता है वो हमारे वाई कैप के मान के बराबर ही होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सिंपल था। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा टॉपिक कवर हो, इसलिए मैं आपको उदाहरण नंबर 19 भी करा देता हूँ। तो उदाहरण 19 के अंदर दो क्वेश्चन दिए गए। सबसे पहले हम पहला देखते हैं। यहाँ हमें लिखा है यदि y का x के प्रति नियत संबंध रेखा y के बराबर 25 प्लस 3x हो तो। उदाहरण 19 क्या दिया है, y के बराबर 25 प्लस 3x, और आगे लिखा है कोवेरियंस एक्स वाई। कोवेरियंस कोवेरियंस एक्स वाई हमें दिया गया है 48, और आगे क्या लिखा हुआ है, x का प्रमाप विचलन प्राप्त कीजिए। इसका मतलब हमें एस एक्स प्राप्त करना है। ठीक है, तो सिंपल है, ये भी एकदम आसान है। सबसे पहले आपको देखना है कि अगर आपको कोवेरियंस एक्स वाई दिया है तो आपको बी के सूत्र के लिए याद होगा, बी बराबर कोवेरियंस एक्स वाई बट्टे में क्या था, एस एक्स स्क्वायर था। ठीक है, अगर हमको स्क्वायर मिल जाता है उसका हम क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एस एक्स मिल जाएगा। ठीक है, बट फिलहाल आपको देखना है कि बी अगर आपको दिया हो तब आप इससे फाइंड कर सकते हो। तो बी हमें इस समीकरण के ऊपर से मिल सकता है, जैसे कि आपको बताया है वाई के बराबर क्या होता है, ए प्लस बी एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी एक्स। इसका मतलब आप देख सकते हो कि बी का मान कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, सिंपल है, आपको समझना पड़ेगा। अगर वाई कैप का समीकरण पूरा दिया हुआ है तो ये बी का मान होगा 3। तो बी बराबर हम इधर लिख सकते हैं 3 दिया है। ठीक है, समीकरण के ऊपर से तो बी की जगह पे लिखेंगे 3। कोवेरियंस एक्स वाई हमें दिया गया 48 और एस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये इस तरफ जाएगा, तो एस एक्स स्क्वायर बराबर 48 बट्टे में क्या हो जाएगा, 3। तो आपको पहले इसको भाग दे देना है, तो एस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16। अब आपको तो केवल एस एक्स चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, ये वर्ग आया है, तो आप इधर लिखोगे एस एक्स और यहाँ पे लिख दोगे 16 का वर्गमूल। ठीक है, आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा, 16 का वर्गमूल 4। तो एस एक्स हमारे पास आ गया, पर सवाल में आगे कुछ दिया गया था, यदि y का प्रमाप विचलन 15 हो तो निश्चयतांक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें r का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो हमें सवाल में दिया है एस वाई 15 दिया गया है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, निश्चयतांक ज्ञात करना है। तो अब आप देख सकते हो आपके पास बी भी है, एस वाई भी है, और एस एक्स हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो इस चैप्टर में जो बी का सूत्र था, ठीक है, बी का सूत्र यहाँ पे क्या था, बी बराबर
आर गुणा एस वाई बट्टे में एस एक्स था। तो इसके ऊपर से भी आप निश्चित अंक याद कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको आर मिल जाता है, ठीक है, तब आप क्या करोगे, आर का वर्ग निकाल दोगे, तो वर्ग निकालते आपको पास निश्चित अंक आ जाएगा। तो ये एकदम सिंपल है करने के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, निश्चित अंक। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ निश्चित अंक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब मैं क्या ज्ञात कर रहा हूँ, निश्चित अंक ज्ञात कर रहा हूँ। बी हमारे पास कितना है, 3। आर हमें ज्ञात करना है। जैसे हमें आर मिलता है तो हम कैपिटल आर स्क्वायर निकालेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, निश्चित अंक मिल जाएगा। एस वाई हमें कितना दिया है, 15। एस एक्स हमने अभी कितना निकाला, 4, ठीक है। अब आपको इसको हल करना है। तो अब ये एकदम सिंपल है, जो आपको ज्ञात करना है उसे वहीं रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये गुणाकार में 15 बट्टे में 4, जो गुणा में है वो उस तरफ बट्टे में चला जाएगा, और जो बट्टे में वो उस तरफ गुणाकार में चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं हम, 3 गुणा 4 बट्टे में क्या हो जाएगा, 15, बराबर हो जाएगा हमारा आर। तो अब आपको उसको हल कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.8 बराबर आर। तो ये हमारे पास यहाँ पे केवल क्या है, आर आया है, पर हमें तो क्या निकालना है, कैपिटल आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आर स्क्वायर बराबर आर का वर्ग। क्या कर देंगे हम, ये जो 0.8 दिया है इसका वर्ग निकाल देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.64। तो हमारे पास कैपिटल आर स्क्वायर कितना आ गया, 0.64। अभी हमारे पास केवल क्या था, आर था, आर का हमने वर्ग निकाल दिया, तो हमें कैपिटल आर का स्क्वायर यानी निश्चित अंक मिला 0.64। तो ये विधि एकदम आसान थी। और आप दूसरे प्रकार से क्या कर सकते हो, आपको चैप्टर नंबर 2 में एक सूत्र दिया गया था आर का, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ साइड में। क्या सूत्र था, आर बराबर कोवेरियंस एक्स वाई, ठीक है, और बट्टे में क्या था, एस एक्स गुणा एस वाई। इस प्रकार से सूत्र था। आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वर्ग लिखकर इस पूरे सूत्र पे वर्ग लगा देना है, तब भी आप आसानी से आर स्क्वायर ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा, उदाहरण नंबर 19 का पहला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उसका दूसरा देख लेते हैं। 19 के दूसरे में लिखा है, ऊपर के प्रश्न में दी गई नियत संबंध रेखा के लिए y का मूल्य में 15 इकाई की वृद्धि करनी हो तो x के मूल्य में अनुमानित कितनी इकाई की वृद्धि करनी होगी। तो ये थोड़ा थ्योरिकल पॉइंट है, ठीक है। अगर आपको समझना हो इसको अच्छे से, तब आप पेज नंबर 120 में जो b का अर्थघटन है, ठीक है, आप देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पेज नंबर 120 पर b का अर्थघटन दिया गया है। तो ये जो पॉइंट दिया गया ये थ्योरिकल पॉइंट है। चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकल बता देता हूँ किस प्रकार से इसे हल करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें जो उदाहरण नंबर 19 के पहले में जो समीकरण दिया है उसे लिखना है, क्योंकि उसी के ऊपर से हमें प्राप्त होगा। क्या दिया गया है, y के बराबर 25 प्लस 3x। क्या लिखा था, y के मूल्य में 15 इकाई की वृद्धि करनी हो तो x के मूल्य में अनुमानित कितनी इकाई की वृद्धि होगी। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर जो ये 25 है ये हमारा a है, ये b है, ठीक है। यहाँ पर जो ए होता है ये हमारा अंतखंड होता है। अभी मैं आपको थ्योरी में भी आगे वीडियो बताऊंगा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, अंतखंड होता है, यानी जो ए का मान होता है वो बदलता नहीं है, वो कैसा रहता है, फिक्स्ड होता है हमारा, ठीक है, वो बदलता नहीं है। तो जो भी सुधार करना होता समीकरण में हम इसी के यहाँ पर कर सकते हैं, यानी बी और एक्स में ही कर सकते हैं। ए हमारा अचलांक होता है, इसका मान बदलता नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको समझना है तो पहले मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको, वाई के बराबर केवल 3x। इस प्रकार से मैंने पहले इसको लिख लिया, क्योंकि ए का मान तो बदलता नहीं है, ए 25 है तो 25 ही रहेगा, ठीक है, उसका मान बदलने वाला नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया y के बराबर 3x। जो भी मान बदल सकता है वो b और x के अंदर ही बदल सकता है। तो सवाल में क्या हो रहा है, यदि y का मूल्य 15 इकाई हो तो x के मूल्य में कितनी इकाई की वृद्धि होगी। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि y बराबर कितना दिया, हमें 15 दिया, ठीक है, और यहाँ पे दिया 3x। तो अब आपको यहाँ पर हल कर देना है, ठीक है, इस पूरे समीकरण को। यहाँ पर 3 गुणाकार में है तो आपको इसको बट्टे में ले जाना है। तो 15 बट्टे में क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पर हो जाएगा x। तो जब आप भाग दोगे तो यहाँ पर 5 बराबर क्या आ जाएगा, x। तो आप बोल सकते हो कि यदि y के मूल्य में 15 इकाई की वृद्धि होगी, ठीक है, तो x के मूल्य में अनुमानित 5 इकाई की वृद्धि करनी पड़ेगी, इस प्रकार से। और थ्योरिकल में पॉइंट क्या है, 120 नंबर पेज पर वहां ऐसा लिखा है कि यदि x के मूल्य में यदि 1 इकाई की वृद्धि होती है तो y के मूल्य में b इकाई की वृद्धि होगी। कैसे, चलिए हम इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए फिर से मैं समीकरण को यहाँ पे लिख देता हूँ, y के बराबर 3x। मान लीजिए इस बार हमें x के मूल्य में 1 इकाई की वृद्धि करनी है। वहां पे थ्योरिकल में कुछ इस प्रकार से लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं x की जगह पे कितना लिख दूंगा, 1। तो y के बराबर 3 1। तो यहाँ पर देख सकते हो जो b का मूल्य था वही किसका मूल्य बन गया, यहाँ पर हमारा y कैप का मूल्य, क्योंकि अगर 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 ही आने वाला है।
तो यहाँ पर हो गया y के बराबर 3। तो केवल आपको थोड़ा थ्योरी को समझना पड़ेगा, वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। ये हमने सवाल सीखा और ये जो थ्योरी बोल रहा था वो हमने सीखा, ठीक है। पेज नंबर 120 में बोल रहा था यदि x के मूल्य में 1 इकाई की वृद्धि होती है तो y के मूल्य में अनुमानित b इकाई की वृद्धि होगी। इसका मतलब जो b का मूल्य है वही किसका मूल्य हो जाएगा, y कैप का मूल्य भी हो जाएगा। तो y कैप का आंसर कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। बट अगर सवाल को देखें, सवाल में ऐसा बोला गया था यदि y कैप का मूल्य 15 हो तो, ठीक है, तो x के मूल्य में कितनी वृद्धि होगी। तो हमने इस समीकरण को अलग करा, y की जगह पे हमने 15 लिखा, 3x और 3 को बट्टे से रख के x का मान निकाला, कितना आ गया 5। तो हम बोल सकते हैं यदि y के, आपको इसको थ्योरिकल में ही लिखना है, ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाया है, आपको इसको दिमाग में रखना है। यदि y के मूल्य में 15 इकाई की वृद्धि हो तो x के मूल्य में अनुमानित 5 इकाई की वृद्धि होगी। तो आप थोड़ा राइटिंग को साइड में कर सकते हो, बट आपको समझना है यदि y के मूल्य में 15 इकाई की वृद्धि हो तो x के मूल्य में अनुमानित 5 इकाई की वृद्धि होगी, जो मैंने आपको यहाँ पर निकाल के बता दिया, ठीक है। सिंपल ही था। ए हमारा यहाँ पर अचलांक होता है, जो भी काम काज हम कर सकते हो y कैप को b और x के साथ लेकर ही कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने a को साइड में करा, केवल यहाँ पे लिखा y कैप बराबर 3x, तो यहाँ पर हमने x का मान निकाला 5, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था ये थ्योरिकल था, आपको थोड़ा समझना रहेगा। तो चलिए, अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया तो आगे विभाग सी के अंदर हमें ऐसा एक क्वेश्चन दिया गया है जिसे हम हल करते हैं, जिससे आपका ये वाला जो पॉइंट है वो अच्छे से पूरा हो जाए। तो आपको किताब के अंदर सेक्शन सी निकालना है और उसके अंदर हमें पॉइंट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। तो अभी जो हम पॉइंट करने जा रहे हैं वो सेक्शन सी का है। क्वेश्चन नंबर 8 देखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 8। चिंता मत करिए, आगे मैं आपको सेक्शन सी पूरा हल करवाऊंगा, बट अभी जो हमने टॉपिक शुरू करा है उसे हम खत्म करते हैं, ठीक है, अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ प्रश्न 7 में दी गई नियत संबंध रेखा के लिए y के मूल्य में 10 इकाई की वृद्धि हो तो x के मूल्य में कितनी इकाई की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो जो अभी हमने क्वेश्चन करा था उदाहरण, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन हमें दिया गया है। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें नियत संबंध रेखा क्या दी गई है। तो यहाँ पे लिखा है y के बराबर 35 प्लस 2x, इस प्रकार से हमें दी गई है। और हमें बोला है कि यदि y के मूल्य में अगर हम 10 इकाई की वृद्धि करते हैं तो x के मूल्य में कितनी इकाई की वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारा a है और ये हमारा b है और ये x, ठीक है। a हमारा क्या होता है, अचलांक, इसका मतलब इसका मान हम बदल सकते नहीं है। तो जो भी हमें वृद्धि कमी करनी है वो x देखिए किसके साथ है, b के साथ। तो हम इसी टॉपिक को ले सकते हैं क्योंकि हमें x के मूल्य में पूछा है ना, तो जहां हमारा b है हम उसे ले सकते हैं। जैसे कि बताया a हमारा अचलांक है, ये हमारा अंतखंड है, इसकी कीमत हम बदल सकते नहीं है, ठीक है। तो y के बराबर क्या हो जाएगा, बी एक्स, इस प्रकार से हम ले सकते हैं। और b का मूल्य हमें कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक है। और सवाल में क्या लिखा है, y के मूल्य में 10 इकाई की वृद्धि करनी है। तो हम y के जगह पर क्या ले लेंगे, y कैप, ठीक है। हम इसे एज्यूम करके चलेंगे कि जो हमारा y कैप है वो हमारा क्या है, y है, ठीक है। तो y कैप की जगह पे कितना रख देंगे हम, 10। और b का मूल्य हमें कितना दिया गया था, 2, और ये x, ठीक है। तो बस अब आपको इसे हल कर देना है। 10 ये गुणाकार में तो बट्टे में आ जाएगा 2 बराबर x, भाग दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5। तो आप बोल सकते हो ये भी थ्योरिटिकल पॉइंट है। यदि y के मूल्य में 10 इकाई की वृद्धि हो तो x के मूल्य में कितनी इकाई की वृद्धि करनी पड़ेगी, 5 इकाई की वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो ये वाला टॉपिक अब हमारा पूरा हो गया। उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा। ये हमारा अचलांक होता है, इसको हम साइड में कर देंगे। जो भी समीकरण हमारा बचता है उसको हम रख लेंगे। यहाँ क्या बचा था, y के बराबर 2x, तो y की जगह पे हमने y के पे मान रख दिया कितना, 10, और 2 से भाग दिया तो x का मूल्य कितना आ गया हमारा, 5। और वैसे भी आपको पता है जो हमारा y कैप होता है वही हमारा y बार होता है और वही हमारा y भी होता है, ठीक है। इस प्रकार आप इसको एज्यूम करके चल सकते हो। तो बस जो हमारा x का मूल्य आया वो कितना आया, 5।
तो आप बोल सकते हो यदि y के मूल्य में 10 इकाई की वृद्धि हो तो x के मूल्य में 5 इकाई की वृद्धि करनी पड़ेगी। फिलहाल मैंने आपको सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 8 करवाया, बाकी का पूरा सेक्शन सी हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो वीडियो काफी बड़ा हो गया है। अब जो बाकी के उदाहरण बचे हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।